हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसा हुआ करता था। तो सबसे पहले जो रोमन्स थे, रोमन्स इंडिया को द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन बुलाया करते थे। द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन करके बुलाया करते थे, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बुलियन हुआ करता था। सोने की चिड़िया कह के बुलाया करते थे इंडिया को। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इस पूरे के पूरे सोने की चिड़िया को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, पूरे इंडिया का सोना लेके चले गए। सोना लेके जाने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि सोना उठा के चले गए, बट उन्होंने कुछ ऐसी साजिशें रची थी जिसकी वजह से जो सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन जो इंडिया जाना जाता था वो ख़त्म हो गया। तो हुआ क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन, वुडन एंड कुछ प्रीशियस स्टोन्स थे, इन सारी चीज़ों को इंडिया से बाहर भेजा गया। इंडिया से बाहर भेजा गया, ये सारी चीज़ें इंडिया से बाहर चली गई। और एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स, इंडिया से जो फिनिश गुड्स अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस कॉटन, सिल्क जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, कुछ प्रीशियस स्टोन्स जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्हें इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया गया। और रॉ मटेरियल भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, रॉ मटेरियल भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया। और जब यहाँ से रॉ मटेरियल जाता तो वहाँ से फिनिश गुड्स बन के इंडिया में आए करते थे। और ये सब कुछ उन्होंने करा कैसे था, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। ये हमने टैरिफ पॉलिसी क्या होती है डिस्क्रिमिनेटरी वाली, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक्सपोर्ट करने की बात आई थी, फिनिश गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल, या रॉ मटेरियल जब आप एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था। जब इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड्स को वो टैक्स फ्री, बट अगर आपने यहाँ से हैंडीक्राफ्ट गुड्स भिजवाए तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। तो इंडिया से कौन सा सामान बाहर जाता था, मेनली रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स में भी वो फिनिश गुड्स जैसे कि जिसके लिए इंडिया फेमस हुआ करता था, सिल्क, कॉटन, ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। और इम्पोर्ट क्या करता था इंडिया वहाँ से, इंडिया जो है वहाँ से हमने उन्हें वुलन भिजवाया, हमने उन्हें सिल्क दिया, हमने उन्हें कॉटन दिया, और उन्होंने उनके कपड़े बना के इम्पोर्ट करके इंडिया में भेज दिए। तो सोचो कितना डबल खर्चा इंडिया वालों को बेयर करना पड़ता था एक सामान खरीदने के लिए। हमारी ही कंट्री से रॉ मटेरियल जा रहा है और हमारी कंट्री में ही फिनिश गुड्स आके बेच रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इंडिया में बैकवर्डनेस आ गई थी। सेकंड हमारे पास आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही इंसान के पास पावर है कंट्रोल करने की। तो जब इंडिपेंडेंस वाला पीरियड था उस टाइम पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, क्या फॉरेन इंडिया किन कंट्रीज़ के साथ डील कर सकता है, कैसे डील कर सकता है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो ब्रिटिशर्स के हाथ में जब कंट्रोल है तो ब्रिटिशर्स इंडिया का भला सोचेंगे या बुरा, ऑब्वियस बात है कि बुरा सोचेंगे। तो उन्होंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करते थे। क्या करते थे वो लोग, वो ये कहते थे कि यहाँ से जितना भी सामान है, यानी इंडिया से सामान एक्सपोर्ट तो होगा, सामान बाहर तो जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, सिर्फ ब्रिटेन जाएगा। फिर भी चलो ब्रिटेन के अलावा उन्होंने हमें थोड़ी सी लीनियंसी दी कि आप कहीं और भी सामान भिजवा सकते हो, बट वो सामान भी कहाँ जाएगा, सिर्फ उनकी डायरेक्शन के ही, जहाँ वो डायरेक्शन देंगे। और वो नॉर्मली डायरेक्शन कहाँ दिया करते थे, चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन्हीं कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट होगा। तो पूरा का पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से 50% सामान तो कहाँ ले जाते थे, अपने ब्रिटेन में ले जाते थे, और बाकी किसी और कंट्री में सामान भिजवाते भी थे तो सिर्फ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मतलब सोचो अगर किसी सामान के हमें ब्रिटेन से 50 रुपये मिल रहे हैं और अगर सेम सामान के हमें कोई और कंट्री 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार है तो भी हम किसी और कंट्री को सामान नहीं भिजवा सकते थे, क्योंकि कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिशर्स। तो हमें कहाँ मजबूरन सारा का सारा सामान कहाँ भिजवाना पड़ता था, ब्रिटेन, और या फिर ब्रिटिशर्स की डायरेक्शन पे ही भिजवाना पड़ता था।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। अब एक अच्छी बात तो है क्या कि इंडिया से एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा सामान होता था, इंपोर्ट कम होता था। इसका मतलब इंडिया अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट सामान बाहर तो बहुत जाता है, लेकिन आने के लिए सामान हम इंडिया वाले बाहर से ज़्यादा सामान नहीं खरीदते हैं। ये कहानी तो होती थी, तो इससे फ़ायदा तो है। लेकिन एक बात ये है कि जो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था वो तो प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा था। वो जो एक्सपोर्ट था वो प्राइमरी गुड्स का था, इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं था। मतलब हमारे यहाँ से वो सामान जा रहा था जो उनके फ़ायदे के लिए है, यानी कॉटन जा रहा था और वो हमें कॉटन के क्लोथ्स बना के दे रहे थे, जूट जा रहा था, सिल्क जा रहा था। तो ऐसे करके हमारा एक्सपोर्ट तो ज़्यादा था, देखने के लिए हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, बट अगर देखा जाए तो फ़ायदा नहीं हो रहा था, विच इज़ द साइन ऑफ द बैकवर्डनेस, जिससे कि इंडिया में बैकवर्डनेस आती गई। स्टिल देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन इन द डोमेस्टिक मार्केट। और जितना भी फ़ायदा इंडिया को होता था वो सारा फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ले लेते थे। इससे पूरा की पूरी इंडिया में क्या हो गया, वेल्थ ड्रेन हो गया। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।